समय कम है। मौलाना साहब, वक्फ की जिन मौजूदा संपत्तियों पर कोई विवाद नहीं वो यथावत रहे, उन पर कोई आंच नहीं आए, ठीक, लेकिन जिन संपत्तियों पर विवाद है और कागज पत्र के साथ विवाद है वो संपत्तियों पर तो निर्णय करना होगा। आंख मीच के वक्फ को जिंदाबाद तो नहीं कहा जा सकता। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दूसरा पक्ष कागज लेके सामने खड़ा है तो कागज तो देखा जाएगा ना। फिर ये सरकार किस लिए, अदालतें किस लिए? फिर तो बंद कर दे अदालतें और सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आज का डिबेट बहुत खास हो रहा है। वक्फ बोर्ड पर संशोधन पर आज का डिबेट हो रहा है। वीडियो पूरा देखिए और बताइए आप लोग का क्या राय है। सांच को आंच नहीं, कर नहीं तो डर नहीं। मौलाना साहब देखिए, ये देश संविधान से चलता है और अभी एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। क्या इत्तेफाक कि धड़ल्ले से वक्फ में लूटपाट हुआ और वक्फ के जमीन से गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। सफेददारी और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, चाहे चेयरमैन हो चाहे सीओ हो। मैं जफरियाब जिलानी को भी जानता हूं, मैं वसीम रजीवी को भी जानता हूं, किस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीनों को करोड़ों बेच करके बात तो सही है करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। अभी ये साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान से लेकर के तो नहीं आए। मैं कहता हूँ भैया, मैं अफगानिस्तान से क्यों लेकर के आया हूँ? मेरे बाप दादा यहीं पैदा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी अफगानिस्तान से? अगर पलट करके मैं ये कह दूं कि जर्मन से आर्यन लेकर के आए थे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए बात आपके पास कहाँ से आ गई कि कोई अफगान, हाँ, आप जर्मन से लेके आए थे क्या? आर्यन कहाँ से आए थे? नहीं, आप संसद को भी कहेंगे कि वो आपकी संपत्ति है। आप हमारे 15 साल पुरानी मंदिरों को भी कहेंगे कि हमारी संपत्ति है। जर्मनी है। आप एयरपोर्ट को भी कहेंगे हमारी संपत्ति है। आप कुंभ क्षेत्र को भी कहेंगे कि हमारी संपत्ति है। जो मर्जी आएगा उसको कह देंगे कि हमारी संपत्ति है। कैसे दोगुनी हुई संपत्ति भाई? ये तो जवाब दीजिए, संपत्तियां कैसे दोगुनी हुई? आपके पास संपत्तियां दोगुनी कैसे हुई? आपको कब्जा करना है वक्फ बोर्ड पे, आपको वक्त की जमीन हथियारा है आपको। अरे जिसने कब्जेदार गजब बेइज्जती है। समय कम है। एक बात जितना मैं समझा जेपीसी की रिपोर्ट को, मैं ये बात कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, कि जो निर्विवाद भूमि है वक्फ की, मौलाना साहब, वो वक्फ की ही रहेगी। लेकिन जिसमें खेला हुआ है कहीं जिलानी ने, कहीं गिलानी ने, कहीं रिजवी ने, उस पे संकट के बादल मंडराएंगे। लिख लीजिए, अब वो समय चला गया कि जो हम कहें वही सही। नहीं चलेगा भाई, दस्तावेज भी दिखाने होंगे और दिखानी चाहिए। क्यों नहीं दिखाएंगे? वक्फ बाई यूज का जो फंडा था ना, उसका बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बस, बाकी कुछ नहीं। मौलाना साहब आप बेहतर जानते हैं वक्फ बाई यूज का खेल क्या होता है। वक्फ बाई यूज में गुब्बारे में पिन चुबो देंगे ये संशोधन। रुको जरा, सब्र करो, वो गुब्बारा फट जाएगा, बाकी कोई समस्या नहीं। जो जमीन औरंगजेब दे गए वो दे ही गए दान में, उसमें कौन रोक रहा है? लेकिन जो जमीन ग्राम सभा की थी उसको वक्फ में लिख लोगे तो वो जमीन वापस जाएगी ही जाएगी। 78% संपत्तियां उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं वक्फ की लिस्ट में जो सरकारी हैं, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है। क्या वो संपत्तियां वापस नहीं होनी चाहिए? किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। और अगर ऐसे तरीका रखेंगे तो फिर सब कब्जा करने लगेंगे। फिर स्कूल कहां बनेगा, सड़क कहां बनेगी, पार्क कहां बात तो सही है बनेगा, अनाथालय कहां बनाएगा? ऐसे लूट मचाना चाहते हैं क्या? और अनियंत्रित शक्तियां क्यों चाहते हैं? मगर किसी बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां क्यों मिलेंगी कि जो तुम कह दोगे वही फाइनल, चाहे जिस सीट पर झोला रख दो वही तुम्हारी? ये नहीं होगा। विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं हो सकता, ना वक्फ बोर्ड का शासन हो सकता है। इसको बार बार उद्योगपतियों से जोड़ा जा रहा है। सरकार अपनी जमीन छुड़ाने के लिए
अधिकार संपन्न हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? सरकारी जमीन पर कब्जा किया क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका कि सरकारी जमीन कब्जे से मुक्त कराई जाए, क्या समस्या है? क्यों इतना है तौबा? और कहा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की नस्ल को खत्म करने की साजिश हो रही है। बताइए, वक्फ की जमीन किसी रिजवी और किसी गिलानी के कब्जे में बनी रहे तो मुसलमान का आबादी है, आबाद हो रहा है। मौलाना साहब, आप तो सब जानते हो, मुझे बता दो कि ये 10,000 आदमी हैं, गरीब, यतीम, बेवाएं, जिनका जीवन बदल दिया वक्फ ने। 10,000 गिना दीजिए पूरे देश भर में, जिनके बाप मर गए भरी जवानी में, 5-5, 6-6 बच्चे पीछे छोड़ गए, उनके लिए कुछ वक्त ने किया हो तो हमको बता दो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। इसलिए अटारी पर खड़े होकर वक्फ वक्फ ना चिल्लाओ महाराज, बता दीजिए ना कि हम वहां 50,000 लोगों की रसोई चलाते हैं। बता दीजिए, क्या बात है सर, बता दीजिए कि हम 10 लाख मुस्लिम बेवा यतीम बच्चों की फीस देते हैं स्कूलों में। बताएगा वक्फ हमको? नहीं, कुछ नहीं होता। पान की गिलोरी खाए, कड़क नींबू काट कुर्ता और जो अलीगढ़ काट पजामा पहन के सब लोग घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और कह रहे हैं इस्लाम पर खतरा है, मुसलमान पर खतरा है। वक्फ को व्यवस्थित किया जाना समय की मांग है। वक्फ व्यवस्थित होना चाहिए। और वक्फ का सिद्धांत, मौलाना साहब बहुत आलिम है, वो जानते हैं, वक्फ का सिद्धांत केवल एक कारण से बना था कि गरीब, यतीम, स्त्री, बच्चे, उनके जीवन को जीने के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो। मौलाना साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? इसका केवल यही एकमात्र लक्ष्य था। वो लक्ष्य तो गंगा में डुबो दिया, दरिया में, और माल काटो अभियान समिति चला दी। माल काटो अभियान समिति, माल काटो अभियान समिति, प्लाट काटो अभियान समिति। क्या नहीं हुआ? 69,000 मुकदमे चल रहे कब्जेदारी के। 78% जमीन सरकारी वक्फ ने अपने पास ले ली। उस जमीन को वापस लिया जाना चाहिए ताकि उस जमीन से गरीब का कल्याण किया जा सके। बात तो सही है। वहां गरीब के लिए मकान बना दीजिए वक्फ से जमीन लेके, हिंदू को भी मिले, मुसलमान को भी मिले, जो गरीब हो उसको मिले, मजहब से कोई लेना देना नहीं होगा। मौलाना साहब, ये बात ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा ईमानदारी की है। सरकारी जमीन छूटे, इलाहाबाद में अतीक की जमीन कब्जा कुर्की हुई थी, उसमें गरीबों के लिए मकान बने, 150-200 गरीबों को फ्लैट मिले, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और बड़ी चालाकी से इस बहस में एक कोशिश होती है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी को अपने साइड खींचने की। ये कोशिश ठीक नहीं, और इस कोशिश से कुछ होगा भी नहीं। अंबेडकर जी ने कहा था कि एक विभाजन की रेखा रहेगी मौलाना साहब हमेशा। अब अंबेडकर हम लोगों से तो ज्यादा ही विद्वान थे। भारत में जन्मे धर्म और भारत में बाहर से आए धर्म, उसमें एक विभाजक रेखा है, हमेशा रहेगी। धन्यवाद।